हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 हम लोग फिनिश कर चुके थे और लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि मैंने आपको एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी थी। तो सबसे पहले ये बता दो बच्चों कि आप लोगों को क्या ये टॉपिक जो मैंने लेक्चर 1 लिया था वो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है। और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोगों ने उसे लर्न भी कर लिया होगा। आपको पता भी चल गया होगा कि एटम्स रियलिटी में होता क्या है, किस तरीके से हम उसके बारे में बातें करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो अब जो सेकंड अपना टॉपिक आता है वो आता है बेटा एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स में, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एटॉमिक मॉडल्स होते क्या हैं। और हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ मॉडल्स। आपके सामने अगर ये वर्ड आए कि मॉडल्स क्या होते हैं तो आप इसके बारे में क्या अंदाज़ा लगाएंगे। चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मॉडल्स क्या होते हैं तो आप क्या बताएंगे सर। मॉडल्स कह दो सर, वही मॉडल्स। आप लोगों के मन में मॉडल्स को लेके एक ही इमेज बनी होगी, है ना, कि जो बढ़िया सा ड्रेस पहन करके रैंप वॉक करते जो, वही सब मॉडल्स होते हैं। ऐसा नहीं बेटा, मॉडल्स का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर कभी कोई तुमसे पूछे व्हाट इज मॉडल्स, ठीक है, तो ये नहीं बताना है कि हाँ कि जो धीमे 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 चलती, जो कैट वॉक करती हैं, ठीक है, जो और अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन करके जो प्रदर्शनी में जो एग्जीबिशन होती, ड्रेस कंपटीशन होता है उसमें जो हिस्सा लेते हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं। ये नहीं है। ठीक, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। तो मॉडल्स का मतलब होता है कि वो इमेजिनरी आइडिया जो उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताए, समझ लेना, उसे क्या बोला जाता है, मॉडल्स बोला जाता है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को भेजूं, ठीक है, कि जाओ अमेरिका जाना है और वहाँ जा कर के आपको मैंगो के बारे में बताना, आम के बारे में बताना है। तो मैंगो या आम के बारे में कैसे बताओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया से एक बोरी आम लेकर के जाओगे और वहाँ पर आप कहोगे कि हाँ ये देखो आम है, ये हरा है, ये जब कच्चा है तो ऐसा है, और जो है क्या कहते हैं ये दशहरी है, ये लंगड़ा आम है। ऐसा थोड़ी ना बताते हैं। आप क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के मिट्टी का या प्लास्टिक का मॉडल्स लेके जाएंगे, है ना, एक इमेजिनरी की। देखो हाँ इस तरीके का आम होता है, जब ये पक जाता है, राइपेंड स्टेज में होता है तो बाहर से येलो हो जाता है। जब ये अनराइपेंड होता है यानी कच्चा होता है तो ग्रीन होता है, इसकी ये लीव्स होती। एक ऐसा इमेजिनरी आइडिया आप कुल मिला के बनाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स क्या होता है, कि वो इमेजिनरी आइडिया जो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के बारे में, उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे, उसके बारे में बताए, वही क्या होता है, एटॉमिक मॉडल्स होता है। अब यहाँ पर मॉडल्स की बात हो गई। अगर उसके आगे एटम्स लग गया तो एटम्स का मतलब अब हो जाएगा ये किसके मॉडल्स हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग एटम्स के मॉडल देखने जा रहे हैं। किसके मॉडल्स देखने जा रहे हैं बच्चों, एटम्स के मॉडल देखने जा रहे हैं, तो इसीलिए बोला गया एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं इलेबोरेट कर देता हूँ बच्चों। और इलेबोरेशन में क्या है, सबसे पहले आपका आया था जे जे थॉमसन मॉडल। हालांकि अब इसे बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और दूसरा आया था बेटा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के ऑब्जर्वेशन के बाद तीसरा जो था, ये रदरफोर्ड के मॉडल के ही मेन फीचर्स है ना, और उनके ड्रॉबैक्स है, राइट। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आगे जो हम लोगों ने मॉडल्स देखे थे बेटा, वो मॉडल्स कौन सा था, वो मॉडल्स हमारा था, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में जो हमारा मॉडल था, ठीक है ना, वो कौन सा था, नील्स बोर मॉडल, ठीक है। नील्स बोर मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और फाइनली हम लोग फिर यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ये कौन सा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोर्स एटॉमिक मॉडल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के बाद एक मॉडल और भी था वैसे, जिसमें इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स मानी गई थी, और वो था सोमरफील्ड मॉडल, है ना। तो हमें यहाँ पर अभी यही 4 या 3 मॉडल्स डिस्कस करने बेटा, है ना। तो चलिए आइए एक लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल्स में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से हम लोगों को मॉडल्स डिस्कस करने में आपको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहला हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे बताइए, थॉमसन मॉडल। पहले नंबर पे हमें किसको डिस्कस करना बेटा, थॉमसन मॉडल, या इसी को हम कह सकते हैं जे थॉमसन मॉडल, ठीक है, जे थॉमसन मॉडल या जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले हैं बेटा, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। और वहीं पर थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे बेटा, बोर मॉडल, ठीक है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक। एक मैंने और बताया सोमरफील्ड मॉडल, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो यही 3 मेंशन है, तो हम इन्हीं 3 के बारे में जानकारी लेंगे और इन्हीं 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, तो चलो फटाफट रेडी हो जाओ। सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल जो था, उस जे थॉमसन मॉडल के बारे में देखो क्या क्या परसेप्शंस लगाए गए थे, आइए जरा देख लेते हैं। ये आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। मैं आपको एक खास बात इसकी बता दूं कि जब जे थॉमसन ने 1898 में एटॉमिक मॉडल दिया था, तो उन्होंने, अब पता नहीं वो कैसे प्रभावित हो गए, तो उन्होंने उस एटॉमिक मॉडल को एक तरबूज की तरह बताया था, ठीक है। यानी वाटरमेलन देखा होगा ना, वाटरमेलन जब देखा होगा, तरबूज देखा होगा, तो तरबूज क्या होता है, आप जब उसको ऐसे बीच से कट करते हो, इस तरीके से कट करते हो, तो देखते हो कि रेडिश पार्ट पूरा फैला हुआ होता है, पूरा का पूरा रेडिश पार्ट फैला हुआ होता है, बीच में छोटे 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 सीड्स जो होते हैं वो फंसे हुए होते हैं, है ना, देखा है ना। तो क्या होता है कि छोटे छोटे सीड्स फंसे हुए होते थे और वहीं पर जो रेड पार्ट है वो पूरे में फैला हुआ होता था। तो उन्होंने उस तरबूज मॉडल से ही, यानी उस तरबूज से ही इस एटॉमिक मॉडल को कनेक्ट किया था कि जो तरबूज होता है जिसमें रेडिश पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो छोटे छोटे सीड्स उसमें बीच में फंसे हुए हैं वो कौन है बेटा, वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी उस समय पर अगर देखा जाए तो ना तो न्यूक्लियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, ठीक है ना, और ना ही उससे रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनके मॉडल को क्या बोला गया था, प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया था। कौन सा मॉडल बोला गया था, बोलो बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इनके मॉडल को एक और नाम दिया गया था और वो क्या था बेटा, वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल, ठीक है ना, कौन सा, रेजिन पुडिंग मॉडल। ये सारे इन्हीं के एटॉमिक मॉडल्स के ही नाम हैं बेटा, क्लियर। तो कैसे यहाँ पर इन्होंने, ये आप अगर 3 डायमेंशनल डायग्राम देख रहे होगे बेटा, तो 3 डायमेंशनल डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये सीड्स हैं, है ना, ये वाटरमेलन के सीड्स हैं, ये आप जो देख रहे हो ये वाटरमेलन के आपको सीड्स दिख रहे होंगे, और इन सीड्स को उन्होंने क्या बोला था, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन बोला था, ठीक। और ये जो रेडिश पार्ट पूरा फैला हुआ है इसको क्या बोला गया था, यानी जो स्फीयर है ये क्या बोला गया था, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज था जो कि पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, क्लियर। और तो और जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो कैसा था बेटा, सॉलिड स्फीयर की तरह ही माना गया था, ठीक। तो आइए लैंग्वेज देख लेते हैं, क्या थॉमसन एटॉमिक मॉडल कब, 1898 में। ही प्रपोज दैट द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किस में होता है, पूरी तरीके से फैला हुआ था, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एट सम रैंडम प्लेसेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये छोटे छोटे सीड्स हैं, अब सीड्स कोई रेगुलर मैनर में या फिक्स्ड मैनर में तो होते नहीं वहाँ पर, तो रैंडमली कहीं ना कहीं स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक। यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा जो था वो सॉलिड स्फीयर में। देखा जाए तो रेडिश पार्ट कौन सा था बेटा, रेडिश पार्ट को पॉजिटिव चार्ज माना गया, और जो सीड्स फंसे हुए थे उनको क्या माना गया, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स माना गया था, ठीक है, क्लियर।
तो ये जो एटॉमिक मॉडल था ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए उसकी कुछ लिमिटेशंस बन गई थी कि ये मॉडल यहीं तक लागू हो सकता है। और कहाँ तक लागू हो सकता है? सबसे पहले लिमिटेशन आइए देखते हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एटम्स स्टेबिलिटी। अब पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज अगर फंसा हुआ रहेगा तो एटम स्टेबल हो पाएगा क्या? एटम स्टेबल तो हो नहीं पाएगा क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी उस समय तक न्यूक्लियस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। ये लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन क्या था बेटा? इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि हालांकि ये पॉइंट अगर हम लोग लिमिटेशन में नहीं भी देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अब मैं एक चीज़ तुमको बता देता हूँ। कई सारे फिनोमिनास थे, ठीक है ना, जो इस मॉडल से एक्सप्लेन किए गए थे। ध्यान से सुनना, कई सारे फिनोमिनास थे जो इस मॉडल से एक्सप्लेन किए गए थे। और वो फिनोमिनास कौन कौन से थे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला थर्मियोनिक इमिशन बताया गया था इससे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इस मॉडल से ही एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है ना। तो ये जो कुछ फिनोमिनास मैंने तुम्हारे सामने बोले हैं, जैसे थर्मियोनिक इमिशन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, ये सारे फिनोमिनास किसके बेसिस पर? थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ही बेसिस पर एक्सप्लेन किए गए थे। क्लियर है ना। तो ये बात आपको वहीं पर समझ लेनी है और अगर भूलें तो वहीं पर लिख लेनी है। सबसे पहला लिमिटेशन क्या था बेटा? स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या था कि न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बता पाए। ठीक है। और तीसरे जो बेनिफिट्स थे, वो बेनिफिट्स में क्या आ जाता है कि बेनिफिट्स ये था कि थर्मियोनिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिनास ये एटॉमिक मॉडल्स एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है। तो अब कह दो सर ये फिनोमिनास क्या होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा लेक्चर देखना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो बने रहिए यहीं पर। अब देख रहिए, तो ये हमारा कौन सा मॉडल था? सबसे पहले, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर डाल्टन्स का भी तो एटॉमिक मॉडल था। बेटा डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी। उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई करके, बहुत सारी डाटा इकट्ठा करके उन्होंने, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, मॉडल नहीं दिया था। ठीक है ना। मॉडल सबसे पहला हम लोग जो एटम्स का देखते हैं किसका देखते हैं? बोलो, थॉमसन का। ठीक है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सबसे पहला हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, लॉर्ड रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि इस मॉडल की जब स्टडी की, और इस मॉडल की स्टडी करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो इसका कुछ जो लिमिटेशंस है उनका बेनिफिट उठाया जाए। ठीक है। और उनका बेनिफिट उन्होंने कैसे उठाया? उन्होंने पतली सी एक गोल्ड फॉइल ली, पतली सी गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करवाई। अल्फा कणों की क्या करवा दी? बम्बार्डिंग करवा दी। ठीक है ना। अल्फा कणों की क्या करा दी? बम्बार्डिंग करा दी। ठीक। और अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का बनाया कि अल्फा कणों को जब जो है उस पर बम्बार्ड कराया, पतली सी छोटी सी, मतलब समझ लो इतनी पतली सी पन्नी ली। ठीक है ना, बहुत पतली सी पन्नी ली। ठीक, यानी आप सोच सकते हो 10 mm की गोल्ड फॉइल, और उस पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करके अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करवाई। ठीक, यानी अल्फा कण उसकी तरफ फेंके ऐसे। और तुमको पता रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है उसमें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जब गए तो अल्फा पार्टिकल्स क्या उससे टकराने लगे। जब अल्फा पार्टिकल टकराने लगे तो वहां पर उन्होंने पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ठीक है, क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल्स वहां पर जाकर हिट करते तो उस जगह पर वो ग्लो करते, तो ग्लो करते तो समझ जाते हाँ इस पॉइंट पर हिट किया है। और उस एक्सपेरिमेंट से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो बड़ा ही मज़ेदार था। वो कंक्लूजन बड़े ही अच्छे थे, वो जानने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था? तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था या अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था बेटा? रदरफोर्ड साहब ने किया था। और उन्होंने इसी का जो कंक्लूजन था, जो रिजल्ट देखा था, ठीक, उससे फिर उन्होंने क्या किया था? एटॉमिक मॉडल्स या अपने ऑब्जर्वेशंस दिए थे। ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
किसने परफॉर्म किया था? रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, और एक बात और समझ लेना, क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में कोई भी मेंशन था? तो उस समय वहां पर इसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है बेटा, चलिए तो अब ध्यान से आपको समझना है कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड की पतली पन्नी पर बम्बार्डमेंट किया गया, हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट करवाया गया और आपको वहां पर ऑब्जर्वेशन, अब यहां पर सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले वहां पर। ठीक है ना, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिखाई पड़े, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस वहां पर आपको दिख रहे हैं। ठीक, तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर देखो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहा, ठीक, कुछ तो जिस जैसे आ रहे थे वैसे ही चले गए। देखो ये सीधे से यहाँ पर आप देख रहे होगे ये वाले पार्टिकल्स जिस रास्ते से आ रहे हैं वैसे ही चले गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था? स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के जा रहे थे। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिनमें लार्ज डिफ्लेक्शन दिख रहा था। जिनमें कैसा दिख रहा था? लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक, क्लियर। और कुछ मतलब ये समझ लो 1000 में से या 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से मूव बैक हो गया। ठीक है ना, यानी रिपेल्ड बैक हो गया। क्लियर। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए मेजॉरिटी में जो पार्टिकल्स थे वो कैसे, तो मेजॉरिटी में जो पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, यानी कि उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसे समझ लो। ठीक है, मान लो सामने से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा। ठीक है, तुम लोग घूमने निकले घर से और घूमने जैसे निकले तुम सीधी रास्ते से जा रहे हो, सामने पापा दिख गए, फट से उसी रास्ते से वापस आ गए, है ना। अल्फा पार्टिकल्स के साथ भी कुछ ऐसा था, सीधे रास्ते से जा रहे थे। ठीक है, और जैसे ही बीच में से उनको कुछ चीज दिखी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है भाई, और हीलियम पर कैसा, अल्फा पार्टिकल्स पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं रिपल्सन हुआ था और उस रिपल्सन से वो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। ठीक, बहुत सारे पार्टिकल्स कैसे गए? खाली गए। बहुत सारे पार्टिकल्स ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया, बहुत सारे पार्टिकल्स ने बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन शो किया। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा? आइए जरा हम लोग वहीं पर देखते हैं। ठीक, तो इसका कंक्लूजन सबसे पहले ये निकाला गया कि एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस पर कोई ना कोई ऐसा हैवी मास का पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है जिस पर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसे ही क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया था। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले डिस्कवरी किसकी की थी बेटा? न्यूक्लियस की थी। ठीक है, तो तुमसे कोई भी अगर पूछता है कि न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस था उसकी डिस्कवरी किसने की, उसकी खोज किसने की, सबसे बारे में पहले सबसे उसको किसने बताया, तो आप बता सकते हो सबसे पहले बताया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक, तो क्या कंक्लूजन निकला कि एटम के सेंटर पर, ठीक है, कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड है और पूरे एटम का मास उसी पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसे क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको पता चला अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहा है, न्यूक्लियस बीच में पड़ गया है। ठीक है, सीधा उससे टकराया, मूव बैक कर गया। ठीक, एटम के थोड़ा सा दूरी से, थोड़ी सी दूरी से गुजरा, जब थोड़ी सी दूरी से गुजरा तो स्मॉल डिफ्लेक्शन, बहुत पास से गया लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक, और एटम में सेंटर पर क्योंकि ये तो बहुत सारे पार्टिकल्स खाली गए, तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि बहुत सारा पार्ट जो एटम का है वो कैसा है? हॉलो है, यानी कि बिल्कुल खोखला है। ठीक है, तो आइए जरा ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस बताए। हालांकि मैंने बता दिया है, अब आपको यहां पर इसकी डिटेल दे देता हूं। पहला लिखा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99%, कितना बेटा? 99% कंटिन्यूड विद दियर स्ट्रेट पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी 99% पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे सीधे निकल गए थे। ठीक, अब कह रहा सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द एटम, बहुत पास से निकले। ठीक है, वेरी क्लोज, राइट। तो जब बहुत क्लोज से निकले तो उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया या डिफ्लेक्शन शो किया, आप ऐसे समझ सकते हो, वो डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है ना, उन्होंने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो किया। वहीं पर अगर देखा जाए तो बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे
जो अपने ओरिजिनल पाथ, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ एट एन एंगल ऑफ 180। इसका मतलब समझ रहे हो कि 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। तो यहां पर डिफ्लेक्शन से अंदाजा क्या लगाया गया? डिफ्लेक्शन से अंदाजा लगाया गया कि बिना किसी रिफ्लेक्शन से कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कैसा है? हॉलो है। ठीक है, कुछ पार्ट्स वहीं पर हम लोग देखेंगे जो स्मॉल डिफ्लेक्शंस जा रहे थे, मतलब वो पास से गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ तो वो डिफ्लेक्ट कर दिया न्यूक्लियस ने उनको, और उसी रास्ते से वापस आने का मतलब ये समझ गया कि वो कैसे हैं बेटा? सेंटर पर है। ठीक, इसी के बेसिस पर देखा जाए तो क्या दिया गया था? रदरफोर्ड प्रपोज्ड हिज मॉडल। क्लियर है ना? बताइए अब यहां पर रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो क्या था बेटा? आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये देखो तुम्हारे सामने इस मॉडल के मेन फीचर्स क्या थे। कुछ इस तरीके का एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, समझ में आपको आ रहा होगा कि इस तरीके का एटॉमिक मॉडल्स उन्होंने दिया था। अब इसके हम मेन फीचर्स बताएंगे कि मेन फीचर्स बेटा क्या क्या थे। ठीक है ना? आइए जरा, जब मेन फीचर्स की बात करते हैं तो मेन फीचर्स में हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं, और मेन फीचर्स देखते कौन कौन? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यू टू दियर स्ट्रेट पाथ। जो स्ट्रेट पाथ से जा रहे थे अल्फा पार्टिकल, उनको देख करके अंदाजा लगाया गया कि एटम कैसा है? एम्प्टी है। एटम कैसा है? हॉलो है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला गया? द सेंटर ऑफ एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सेंटर ऑफ एन एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी एटम के सेंटर पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और उसे क्या बोला गया बेटा? न्यूक्लियस बोला गया। ठीक, ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। पूरा का पूरा मास जो था वो किस पर कॉन्सेंट्रेटेड था? न्यूक्लियस पर था। ठीक है ना? द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज और वॉल्यूम जो था वो न्यूक्लियस का कैसा है? बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द टोटल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ठीक, अगर हम साइज से कंपैरिजन करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज और न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो कैसा है? बहुत स्मॉल है अगर हम पूरे एटम के साइज से उसका कंपैरिजन करते हैं। रेडियस कितनी बताई गई बेटा? 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी बताई गई? 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, अब वहीं पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐसा माना गया कि जो खाली पार्ट है, हॉलो पार्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये याद रखना है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूम रहा था बेटा? सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। कैसे पाथ में घूम रहा था? सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ सिमिलर टू द मोशन ऑफ द प्लेनेट। यानी इसको बोला गया, जैसे आपने ब्रह्मांड में देखा होगा सूरज के चारों तरफ क्या होते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा था? अपना मॉडल दिया था। ठीक है ना? इसीलिए प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है इनको। क्या बोला जाता है? प्लैनेटरी मॉडल। क्लियर है ना? तो ये आपके सामने है, यहां पर ये पॉइंट्स है, आपको बता दिया गया। अब इसकी आती कुछ लिमिटेशन। अब एक बात यहां पर और आपको जाननी पड़ेगी, जो 5th पॉइंट है बेटा वो आपको जानना पड़ेगा। पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक दूसरे से कैसे बंधे रहेंगे? ठीक है ना? तो यहां पर कह सकते हैं बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना? किसकी वजह? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर आ जाते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे? एक्चुअली क्या हुआ था, जब रदरफोर्ड साहब ने ये चीज बताई थी कि जो हमारा एटॉमिक मॉडल है इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सूरज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर
हमारा मॉडल में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और उसी समय साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया था और उसमें बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट होता है, घूमता है, तो अपनी एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। अब अगर यही चीज़ हम लोग मॉडल पर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वहां पर अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली इमिट करेगा। तो धीरे 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 पाथ उसका कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और पाथ छोटा होता जाएगा तो अल्टीमेटली किसमें आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, उससे कोलैप्स कर जाएगा, तो एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, तो जब एक्सेलरेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है बेटा, लॉस कर रहा है। अब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लॉस कर रहा है तो बताओ क्या करेगा, आकर के कोलैप्स हो जाएगा और कोलैप्स होकर के कहां पर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न था कि एटम स्टेबल कैसे रहेगा, ठीक है। तो जब मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा गया तो समझ में आया कि एटम स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है सर, तो क्या होता है, तो अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है, जिससे वो न्यूक्लियस के पास पास आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंसर्न था रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और किस थियरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी जो थी, ठीक है, राइट, यहां पर। अच्छा, एक बात और वहीं पर आपको देखना है, और वो क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, ठीक है ना। तो हम कह रह सकते हैं क्या, इट एक्सप्लेन्स, इट अनेबल टू एक्सप्लेन्स, इट फेल्स टू एक्सप्लेन्स, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। बोलो क्या बेटा, क्या एक्सप्लेन करने में फेल हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। तो ये दो चीजें थी, दो ड्रॉबैक्स थे। पहला था स्टेबिलिटी और दूसरा था क्या बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग साइज ऑफ न्यूक्लियर यानी साइज ऑफ एटम कितना था, साइज ऑफ एटम के अलावा अगर देखा जाए तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, समझ के रखनी है। ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा मॉडल फिनिश कर लिया, हम लोगों ने फिनिश कर लिया बेटा, अगर देखा जाए तो अपना यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग वहीं पर बात करने जा रहे हैं जो अगला मॉडल है, और वो कौन सा है बताइए बेटा, वो मॉडल है हमारा क्या, नील्स बोर मॉडल, ठीक है, नील्स बोर मॉडल, राइट। कौन सा है, नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल कौन सा होता है, आइए हम लोग समझते हैं यहीं पर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फिनोमिनास डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, डुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइएगा वहीं पर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है सर। किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। चलिए जरा, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल्स की अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें थी, राइट। या उसी से पहले अगर आप देखना चाहें तो आप एक चीज और देख सकते हैं, ठीक है, और वो है बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, राइट। कौन से, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको बता देता हूं ताकि आप लोगों का काम हो जाएगा। ये है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये है आपके सामने। देखिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, मैं आपको बेटा समझा देता हूं, फिर उसके बाद मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपका काम जो होगा वो बड़ा ही आसान हो जाएगा, और फिर इसमें हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। मैं बोर्स, आप लोग कहोगे कि सर बोर्स मॉडल इसके बाद था, बोर्स मॉडल बता दिए। सच्चाई तो ये है बेटा कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर ही बेस्ड था। तो जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड मॉडल था तो हम क्या कर रहे हैं,
हम इसीलिए आपको बता रहे हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, वो क्या करता है बेटा, अपनी एनर्जी लॉस करता है। लेकिन कैसे लॉस करता है? कॉन्टिन्यूसली नहीं, डिसकॉन्टिन्यूसली। ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को लॉस कर सकता है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, राइट, could only produce or absorb energy in discrete amount, यानी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड वॉज गिवन बाई लेवल क्वांटम और फोटोन बाई प्लैंक। और तुमसे कोई पूछे कि फोटॉन्स क्या होते हैं, तो फोटॉन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है ना, the energy of photon is proportional to the frequency and is given by E is equal to h nu। ठीक है ना, E is equal to क्या हो जाएगा? h nu। क्लियर? तो याद रखना, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लॉस करता है। कैसे? डिसकॉन्टिन्यूसली। डिसकॉन्टिन्यूसली यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। या आप ये कह सकते हो कि कोई भी पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी, किस मैनर में? बोलो, डिस्क्रीट अमाउंट में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है, और उन्हीं पैकेट्स को हम लोगों ने सिंपल सी भाषा में क्या बोला गया था? फोटॉन्स बोला था। क्या बोला था बेटा? फोटॉन्स, फोटॉन्स। ठीक, और वो जो एनर्जी फोटॉन्स की है वो किसके प्रोपोर्शनल होती? फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पर जब इसे हम लोगों ने लिखा था तो ये आ गया था क्या बेटा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो फॉर्मूला देखो यही तो आ गया था, E इज इक्वल टू एच न्यू आ गया था। H जो होता था ये होता था बेटा प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहती है। ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं दी तो एक बार इसे याद कर लेना तो काम हो जाएगा। 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाता है? बोलो बेटा -34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, क्लियर है ना? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ओके बेटा, और यहां पर इसी से ये तुम्हारा जो है, ठीक है ना, क्लियर है ना, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल लिया। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? न्यू लैम्डा होता है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली तो C अपॉन लैम्डा हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसको उठा करके इस वाले फॉर्मूले में रख दिया, E इज इक्वल टू एच न्यू में। तो E बराबर कितना आ गया? SC अपॉन लैम्डा आ गया। और ये बेटा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग आया है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और ये तुम्हें मैं बता दूं 2021 का क्वेश्चन है, 2013 में भी पूछा गया, 2011 और 14 में भी पूछा गया। अब कह दो सर यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है बेटा? ठीक है, n की वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रल होता है 1 2 3 ऐसा। तो एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब ओनली इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, दैट इज E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। ठीक है, तो E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। तो n क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, n जो हो जाएगा वो 1 2 3 ऐसे होता है। क्लियर है ना? तो n की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है ऐसा है, तो वहां पर फिर हम उसी अकॉर्डिंग एनर्जी निकालेंगे बेटा। ठीक, अब यहां से आपको कुछ बातें और जाननी पड़ेंगी। जैसे देखो, तो फॉर्मूला एक क्या आ गया बेटा, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू एच न्यू। इसी को आप क्या लिख सकते हो बेटा? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यही तो हो जाएगा ना, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, C और H जो है ये तो तुम्हारा कैसा है? कांस्टेंट हम लोग देख रहे हैं। तो E और लैम्डा में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। E और लैम्डा में अगर देखा जाए तो कैसा रिलेशन आ रहा है बेटा? इनवर्स रिलेशन। तो इसी से एक और फॉर्मूला आ जाता है, क्या बेटा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर लैम्डा 2 और नीचे कैसा हो जाएगा बेटा? लैम्डा 1 हो जाएगा। तो कभी भी इस पर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। क्लियर है ना? याद हो गया ना? तो आइए जरा
यहीं पर एक क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को आप सबको करना होगा, जानना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एनर्जी ऑफ एन फोटोन, एनर्जी ऑफ एन या एनर्जी ऑफ photons are 10 electron volt and 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कितना बेटा? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 45 नहीं, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ओके बेटा, ये हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। ठीक, एंड देयर वेवलेंथ आर lambda 1 एंड lambda 2। क्लियर है ना? lambda 1 एंड lambda 2। देन अब आपको बताना है, यहां पर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है और पहला ऑप्शन है क्या? lambda 2 इज इक्वल टू 2 इंटू lambda 1। दूसरा ऑप्शन है बेटा यहीं पर lambda 1 इज इक्वल टू 2 इंटू lambda 2। तीसरा ऑप्शन है भैया lambda 2 इज इक्वल टू lambda 1। और चौथा ऑप्शन जो है वो कौन सा है? बोलो यार, इनमें से कोई नहीं। ये तो अब बताइए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, है ना? आइए सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास इक्वेशन है, तो इसको जब सॉल्व करना होगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आप देख भी सकते हैं बेटा, समझ भी सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है? E1 अपॉन E2। ओके बेटा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो गया? lambda 2 अपॉन lambda 1 हो गया। अब E1 तुमको दिया गया 10 और E2 दिया गया 5, तो हम लोगों ने इसी में वैल्यूज रख ली। क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? lambda 2 अपॉन lambda 1। lambda 2 अपॉन क्या? lambda 1 हो गया ना? तो ये कितने टाइम्स आ गया बेटा? 2 टाइम्स चला गया। अब ये आ जाएगा कितना? बोलो एग्जैक्टली। lambda 2 बराबर 2 इंटू lambda 1। lambda 2 बराबर 2 इंटू lambda 1 ये होता है। lambda 2 बराबर 2 इंटू lambda 1। कोई है ऑप्शन? यस, पहला ऑप्शन ये मैच कर गया बेटा। समझ में आया ना? तो अगर कभी भी इस पर क्वेश्चन आया है तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटे आपको याद रखना है कि यही फॉर्मूला लगाना और इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन कर लेना है सर। ठीक, क्लियर? तो यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो आइए जरा अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो किस पर बढ़ते हैं बताइए? वो हम लोग बढ़ रहे हैं बोर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है ना? बोर एटॉमिक मॉडल्स पर बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल पर आ जाइए सारे लोग जल्दी से। किस पर आना बेटा? बोर एटॉमिक मॉडल्स पर। ठीक, ये देखिए, सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाए कि बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो किस पर बेस्ड था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किस पर बेस्ड था बेटा? बोलो, बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना? किस पर बेस्ड था बेटा? प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। ठीक, यहां पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं पहला पोस्टुलेट जो माना गया था, वो पहला पोस्टुलेट क्या माना गया था? सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, किस पर बेस्ड था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर। वहीं पर सबसे पहला पोस्टुलेट बोर एटॉमिक मॉडल में क्या माना गया था कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, इसीलिए उनको क्या बोला गया था? न्यूक्लियस बोला गया था। और न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। क्लियर है? दूसरा पोस्टुलेट्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पूछा भी जाता है बेटा। दूसरा पोस्टुलेट्स बोर एटॉमिक मॉडल का इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो वो पहली बात तो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, ठीक है ना। फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, ऐसा नहीं है कि गोल 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 कहीं भी घूम रहा। फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर कौन सी, स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, तो किसमें होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होता है ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट इन विच, और इसमें एंगुलर मोमेंटम MVR जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है, h/2π का। तो ये तुम्हारे सामने देखो फॉर्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम का, NH/2π। n क्या है बेटा, n इंटीजर है। क्लियर। तो तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पर नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो होता है बेटा h/2π का। यानी n की वैल्यू वेरी करेगी तो ये भी वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्बिट्स मूव नहीं करती हैं, जैसे रदरफोर्ड में देखा गया तो ऑर्बिट्स छोटी होती जा रही थी, है ना, और अल्टीमेटली गिर जा रहा था। ऐसा नहीं, नील्स बोर ने सबसे पहले ही किस्सा खत्म कर दिया था और क्या बोला था कि वो ऑर्बिट्स स्टेशनरी होंगी और बिल्कुल फिक्स्ड होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी रेडियस छोटी होती जाएगी, छोटी होती है और फिर जाकर के गिर जाएगा ना, वो फिक्स्ड ऑर्बिट होंगी। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2π का होगा। तो तुमसे अगर कभी कोई पूछे स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक, या स्टेबल ऑर्बिट या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था, तो बेटा नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे कौन, जल्दी से बता दो, बोर और नील्स बोर, ठीक है। क्लियर। अब वहीं पर देखा जाए दीज ऑर्बिट आर ऑल्सो नोन एज शेल। इन ऑर्बिट्स को, जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स थी, उनको क्या बोला गया था, शेल या एनर्जी, ठीक है ना। वेरियस एनर्जी लेवल्स आर डिजाइन एज K, L, M, N ऐसे गया था। तो जो N की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, ये सब जो थी ये एनर्जी लेवल्स माने गए थे। यानी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा कुछ आपके सामने माना गया था, ठीक है। और क्या माना गया था मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा। माना गया था कि ये इस तरीके का देखो बेटा एटम है ना, एटम है, राइट। अब यहीं पर अगर देखोगे तो इस तरीके से देख रहे हो भाई, यहाँ पर इस तरीके से हो गई ऑर्बिट्स, ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स हो गई, देखो इनकी हो गई ना फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ऐसे। क्लियर। ऐसे ही देखा जाए तो यहीं पर फिक्स्ड ऑर्बिट्स हो गए, क्लियर है। अब फिक्स्ड ऑर्बिट्स हो गई तो ऐसे ही देखा जाए तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स आप देख रहे हो भाई, है ना, इस तरीके से फिक्स्ड ऑर्बिट्स आपको दिख रही होंगी ये, राइट। ऐसे देखो फिक्स्ड ऑर्बिट्स है ना, ये सभी फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। क्लियर। अब अगर देखोगे तो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और ऐसा है ये इस तरीके से, ये देखो भाई। तो मान लो मैंने इसे मान लिया न्यूक्लियस, ओके बेटा, इसे क्या मान लिया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ये ऑर्बिट्स हो गई, यहाँ पर क्या मूव कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो इन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया था, स्टेबल ऑर्बिट बोला गया था, स्टेबल ऑर्बिट बोला गया था, या स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया था, या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बोला गया। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इनका जब एंगुलर मोमेंटम मेजर किया गया तो MVR, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस इज इक्वल टू NH/2π। n पता है, 1, 2, 3 एनर्जी लेवल्स हम लोग लेते हैं, या इन्हीं को n को भी बोला गया था बेटा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तभी तो पहली बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर बात आती है, कोई पूछता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, तो नाम नील्स बोर का आता है। क्लियर है ना, क्योंकि इन्हीं के मॉडल में सबसे पहले इस n का एनर्जी लेवल का जिक्र आया था, जो कि n 1, 2, 3, ठीक है। जो ऑर्बिट्स थी, जैसे यहाँ पर देखा जाए बेटा तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई।
ऐसे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये एनर्जी लेवल्स थे। बाद में इन्हीं को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दिया गया। क्लियर है ना। तो एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h/2 का होता है। अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए हम लोग देखेंगे तो n की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो ये भी डिफरेंट होता जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं और ये स्टेशनरी ऑर्बिट हैं। ओके बेटा, तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर जान ली, ये सारे पॉइंट्स जान लिए थे। क्लियर है ना। एन को क्या बोला गया, ऑर्बिट्स को क्या बोला गया था, शेल या फिर एनर्जी लेवल्स बोला गया था। ओके बेटा, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या था जो आपको समझना होगा। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन जब हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। और वो जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो किसके फॉर्म में होती बेटा, रेडिएशन के फॉर्म में होती है। वो एनर्जी जो इमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन के फॉर्म में। और एक बात बताएं, उनकी वैल्यूज भी फिक्स्ड होती है और हम कैसे निकालते हैं, E = h से निकालते हैं। ठीक है ना। और n h हो जाएगा, यानी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के लिए हो जाएगा। अब जो बात आती है यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या आती है कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट n = 1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है। ऐसी स्टेट जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सी स्टेट मानी जाती है बेटा, ग्राउंड स्टेट मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो कहां पर जाता है, हायर स्टेट में जाता है। ठीक है। और अगर ग्राउंड स्टेट में आना होगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। क्लियर है ना, राइट। तो अब यहां पर आपको देखना अगला पॉइंट क्या, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड रेडियस सर्कुलर पाथ। फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है। फिक्स्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे होती, फिक्स्ड होती। एंड पोजेसेस फिक्स्ड एनर्जी, यानी इन्होंने अपने मॉडल में सब कुछ फिक्स रखा था भाई। सर्कुलर पाथ कैसा होगा, स्टेशनरी होगा, स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी कैसे होगी, फिक्स्ड होगी। जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा या लॉस कर रहा होगा वो भी कैसा होगा बेटा, फिक्स्ड होता है। समझ गए ना। तो कुछ इस तरीके से मॉडल दिया गया था। यानी जब कभी भी, मैंने फिर से बता दिया कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, इस फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में। तो E = h से ही उसकी एनर्जी निकालते हैं। और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा E = hc अपॉन क्या, लैम्डा हो जाएगा। इस फॉर्म में एनर्जी या तो लॉस करेगा या फिर क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है ना। तो हम लोग अगले टर्न पर क्या करेंगे, रेडियस का कैलकुलेशन, यानी अगले लेक्चर में, और यहाँ पर वेलोसिटी का, तो किस तरीके से बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग वेलोसिटी, एनर्जी और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट, और एटॉमिक मॉडल्स वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये पूरा कंप्लीट कर लेना है हम लोगों को, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। ये जो पोस्टुलेट्स मैंने बताए इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। कंप्लीट कर लेना अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है। और कहीं पर भी किसी भी लाइन में कोई भी पॉइंट में अगर लगे कि नहीं डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी बच्चों। ओके सर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बेटा।